तो हमारी ये कोशिश है कि जो अपने बिहार में जो पर्यटन की दृष्टि से जो अपार संभावनाएं हैं उसको लाएं, ताकि लोगों के लिए रोज़गार भी बढ़े, निवेश आएगा तो बेहतर अवसर सबको मिलता है, एक आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, तो उसमें पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका है। उस नाते हम उस पर काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार प्रयास करके एक बिहार में नया औद्योगिक वातावरण बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा और विधानसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। झंझारपुर के विधायक जो मौजूदा समय में बिहार सरकार में मंत्री हैं, उद्योग और पर्यटन विभाग को लेकर के चल रहे हैं, उन्होंने तमाम जगहों का निरीक्षण किया है। जो जगह जीर्णोद्धार किया गया उनका उन्होंने इंस्पेक्शन किया और फीता काट करके तमाम जगहों का जो है उन्होंने अनावरण किया है। अनावरण के पश्चात जब मीडिया से उनकी खास बातचीत हुई तो अपने विभाग को लेकर के वो कितने तटस्थ हैं, उनका विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, बिहार के उत्तरोत्तर में उनका विभाग किस तरीके से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, तमाम चीजों को लेकर के वो अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रख रहे हैं कि उद्योग में और पर्यटन के दृष्टिकोण से वो बिहार को कितना आगे ले जा रहे हैं। समरसता का अभाव केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में नहीं है। तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं कि मिथिला राज्य का मांग मौजूदा समय में कितना जायज है या नहीं, तमाम चीजों को लेकर के उद्योग मंत्री सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। आज अनावरण हमने किया है और अगर आपको याद हो तो इसी जगह पर वर्ष 2010 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उस समय के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी यहाँ आए थे और उन्होंने उस प्रतिमा का अनावरण भी किया था। और समरसता स्थल हमने नाम दिया कि ये हम जब यहाँ पे क्रिकेट मैच का आयोजन होता था या जब ये स्टेडियम बनाया गया तो एक समरसता का एक प्रतीक के तौर पर कि यहाँ ना सिर्फ झंझारपुर में बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र में और बिहार में एक समरसता का यहाँ से संदेश जाए। और हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो नगर परिषद के माध्यम से पूरे इस स्थान का जीर्णोद्धार किया गया है, उसका विकास किया गया है और आज एक नए स्वरूप में आज ये लोगों को समर्पित हुआ है। और साथ ही आज झंझारपुर में जो सम्राट अशोक भवन है उसका भी आज उद्घाटन हुआ है और ये झंझारपुर वासियों के लिए उनके किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के लिए या कुछ बड़े मीटिंग्स करने हैं तो उसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान जो झंझारपुर के लोगों को चाहिए था, आज उसका भी लोकार्पण हुआ है, जिसमें मुख्य पार्षद भी नगर परिषद की और सभी जो हमारे नगर परिषद के पार्षदगण हैं सब लोग मौजूद थे। और मुझको लगता है कि आने वाले समय में भी जो झंझारपुर में एक आधारभूत संरचना का जो निर्माण जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं तो एक झंझारपुर की जो एक सबके मन में जो इच्छा है कि एक झंझारपुर एक हमारा पूरा एक विकसित क्षेत्र के तौर पर रहे और विकसित क्षेत्र के रूप में आगे बढ़े, तो लगातार हम उस दिशा में हम लोग मिलकर सब लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, सम्राट अशोक भवन आज के बाद आम लोगों के लिए खुल जाएगा? आज के बाद अब इसकी जो बुकिंग है अब लोगों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है नगर परिषद के द्वारा, तो अलग अलग श्रेणियों में आप किस आयोजन के लिए ले रहे हैं, तो क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी नगर परिषद को ही करना है तो एक तरह से ये सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल है, किसी के राशि से फिर इसका मेंटेनेंस भी होगा। तो अब से ये आम जन के लिए खुला हुआ है, जो भी चाहेंगे इसकी सुविधा लेना, इसको बुक करना, तो वो नगर प्रशासन कार्यालय से संपर्क करके जो उसकी औपचारिकता है उसको वो फिर अपने शुल्क दे के उसका वो इस्तेमाल कर सकेंगे। एक बहुत ही भव्य रूप में बना है और जो झंझारपुर नगर परिषद बनने के बाद जो हमारा उत्क्रमण हुआ नगर पंचायत से नगर परिषद में, जब ये क्षेत्र उत्क्रमित हुआ तो लोगों की जो आकांक्षाएं थी कि अब नगर परिषद बना है तो उस स्वरूप में हमारा काम होना चाहिए, तो सभी लोग मुख्य पार्षद के नेतृत्व में और हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं नगर परिषद के सब लोग मिलकर सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक बेहतर झंझारपुर बनाने की दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं। तो सर, पर्यटन मंत्री के तौर पे आपने कई जगहों का जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न किया है, लोग काफ़ी आह्लादित हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत अब अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता के बाद लगभग अभी 6 माह होने को है और उस 6 माह में मेरी ये कोशिश रही कि बिहार के हर एक क्षेत्र में, ये कि नहीं कि अगर आप बिहार में देखेंगे जो हमारी जो बिहार की खूबसूरती है या जो पर्यटन की दृष्टि से जो बिहार का एक तरह से आप कह सकते हैं जो हमारा एडवांटेज है,
वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बिहार के उन स्थानों के बारे में जानते नहीं थे, चाहे वो बर्ड सैंक्चुरी हो, टाइगर रिजर्व हो, वाटरफॉल्स हो, या धार्मिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे इको टूरिज्म। तो हमारी ये कोशिश रही है कि बिहार के हर एक क्षेत्र के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स की हम लोग उसमें स्वीकृति दें, और मुझको प्रसन्नता है कि अपने इधर ही उत्तरी बिहार में अभी 2 स्कीम अभी जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुई है, उसमें लगभग 98 करोड़ की लागत से सहरसा में मत्स्यगंधा और कैमूर के क्षेत्र में जो करमचद डैम है वहाँ पे इको टूरिज्म के तौर पर लगभग 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति हुई है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ना सिर्फ झंझारपुर बल्कि अगर आप देखेंगे तो महाकवि विद्यापति जी की जो जन्मस्थली है उसका विकास, या उग्रतारा मंदिर के लिए भी हम लोग योजना कर रहे हैं, या उगना महादेव के लिए कर रहे हैं, या झंझारपुर में ही हम जहाँ हैं बाबा विदेश्वर स्थान का, या शांतिनाथ महादेव का, या कमला रिवर फ्रंट हम लोग कमला व्यू पॉइंट हम लोग बना रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जो अपने बिहार में जो पर्यटन की दृष्टि से जो अपार संभावनाएं हैं उसको लाएं, ताकि लोगों के लिए रोजगार भी बढ़े, निवेश आएगा तो बेहतर अवसर सबको मिलता है, एक आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, तो उसमें पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका है। उस नाते हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, कपड़ा और एथेनॉल का जो लगातार जो ये मिशन चला है भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में, वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, 19-20 दिसंबर को बिहार का बहुत बड़ा निवेश का सम्मेलन हो रहा है, और इसमें न सिर्फ देश के बल्कि बाहर से भी लोगों के आने की उम्मीद है, और हम लोग लगातार प्रयास करके एक बिहार में नया औद्योगिक वातावरण बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। और टेक्सटाइल या लेदर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बिहार की अपनी क्षमता अपार है। तो बहुत सारे यूनिट्स आए हैं और बहुत सारे यूनिट्स आ भी रहे हैं। तो हम लोग की कोशिश है कि जो बिहार की जो नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ हैं, उसको हम दुनिया के सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं। और लगातार आपने देखा होगा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाके इन्वेस्टर्स मीट हम लोगों ने किया है। अभी 2 दिन पूर्व भी हम लोगों ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ, जिसमें चिराग पासवान जी भी आए थे, पूर्व में टेक्सटाइल के साथ हम लोगों ने किया, मंत्रालय के साथ गिरिराज जी आए थे, MSME के साथ किया तो जीतनराम मांझी जी आए थे, हम लोग के एक इन्वेस्टर्स मीट में आदरणीय पीयूष गोयल जी आए थे। तो लगातार एक हमारी ये कोशिश रही है कि जो हमारे उद्योग क्षेत्र की संभावना है और यहाँ के युवाओं की जो क्षमता है, उसको देखते हुए अगर निवेश आता है, चाहे वो बड़े उद्योग के तौर पर आए या MSME सेक्टर के तौर पर आए, वो बहुत सारे रोजगार लेके आता है। क्षेत्र का डेवलपमेंट होता ही है, लेकिन साथ में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। तो उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और बहुत सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। उदाहरण आपको देंगे, जहां बिहार में बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आते थे, अब 1000 करोड़ से भी अधिक के प्रोजेक्ट्स हमारे पास बिहार में आने लगे हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि पूर्वी भारत में बिहार की एक बहुत बड़ी क्षमता है पूरे पूर्वी भारत के ग्रोथ इंजन बनने का, और बिहार उस भूमिका में लगातार आगे बढ़ रहा है। और आप सबकी शुभकामना से आने वाले समय में एक नए औद्योगिक वातावरण का निर्माण बिहार में होने जा रहा है। कल ही हम लोगों ने उद्यमी पंचायत भी किया, और एक अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है जहां पे उद्यमी आते हैं, अपनी बातों को भी रखते हैं, और मुख्य सचिव भी थे। एक अच्छी कोशिश हो रही है, सबका सहयोग चाहिए कि बिहार एक परसेप्शन का, एक छवि का शिकार रहा है, लेकिन बिहार में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, बिहार में अच्छी चीज़ें हैं, उसको दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है। सब लोग मिलकर प्रयास करें। सर, अपने क्षेत्र पर आते हैं 1 मिनट के लिए सर, जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये नाम प्राय आप ही के देन है, ललित कर्पूरी स्टेडियम। बगल में जो हमारा मुख्य स्टेडियम है उसका भी ग्राउंड के साथ पूरा स्टैंड वगैरह का निर्माण भी होना है। तो आने वाले आप देखेंगे कि कुछ माह के अंदर में जो अपना ललित कर्पूरी स्टेडियम है वो बहुत ही भव्य रूप में सामने आएगा, और हम लोग का प्रयास होगा कि इंडोर स्टेडियम पर भी हम लोग काम करें। अगर ज़मीन उपलब्ध होगी, हम लोगों ने नगर परिषद को हम आग्रह भी करेंगे कि अगर ज़मीन कहीं नगर में उपलब्ध होगा तो एक इंडोर स्टेडियम के भी प्रस्ताव पर हम काम करेंगे। तो आप विश्वास रखें, और जिनको भी खेल में रुचि है, मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में झंझारपुर में एक बहुत ही बेहतर खेल का वातावरण सबको मिलेगा। सर, धन्यवाद। जाते जाते सर, एक प्रश्न आम लोगों के मन में जिज्ञासा बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी कुछ होता है तो लोग आपको देखना चाहते हैं, आप नहीं रहते हैं तो सुना सुना लगता है। सर, सुना सुना लगा था? नहीं, हमको लगता है वो कार्यक्रम हो गया। मुझको लगता है कहीं ना कहीं वो स्टेट बैंक से किसी स्तर पर त्रुटि हुई होगी, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। एक बहुत सफल आयोजन था, और दरभंगा और झंझारपुर के कार्यक्रम को मिला के लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को 2000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किया गया। तो जो उसका उद्देश्य था वो बहुत ही सफल रहा, और देश की वित्त मंत्री यहाँ आई थी और बहुत बेहतर कार्यक्रम हुआ। और मुझको लगता है कि आने वाले समय में
ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम अभी उद्योग विभाग के भी माध्यम से जो हमारी जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हों या युवाओं के लिए हों या अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए। तो बहुत सारा आयोजन अभी हम लोग यहाँ करने वाले हैं, आप देखेंगे। और एक अनोखा प्रयोग भी अभी हम लोगों ने किया, आपकी जानकारी में है या नहीं है, जो मिथिला कला केंद्र है अपना मधुबनी में, वहाँ पर 1000 कलाकारों ने मिलकर मिथिला पेंटिंग भी बनाया। तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो हम लोग की एक कोशिश है कि अगली बार उसको और हम लोग बेहतर करें। और कला संस्कृति युवा व्यापार विभाग के माध्यम से हुआ, पर्यटन विभाग की ओर से भी हम झंझारपुर की बहुत सारी और योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से उनका आना आज अपने क्षेत्र में हुआ था और तमाम जगहों का उन्होंने इंस्पेक्शन किया, अनावरण किया। अनावरण के पश्चात जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो अपनी बातों को किस तरीके से रख रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी बातों को स्पष्ट किया है मंत्री नीतीश मिश्रा ने। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। मधुबनी से सानू झा की रिपोर्ट लाइव सिटीज के लिए।